Yes, my dear students, very good morning to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. My dear students, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ साइड से कुछ म्यूजिक की आवाज़ आ रही हो। बेटा, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। स्टूडियो में सब कुछ बंद करने के बाद भी वो साइड में क्या है, नवरात्र का समय चल रहा है और सुबह सुबह से जो वो भक्ति भाव लोग लगा रखते हैं, तो और सारे सिचुएशन को देखते हुए हम इसी समय पर रिकॉर्डिंग के लिए विवश हैं, इसलिए आपकी सेवा में अभी मैं उपस्थित हूं। जो साइड की आवाज़ आ रही हो उसको इग्नोर कीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में आज हम लोग जो है लेकर के आए हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वाले कंसेप्ट को लेकर के। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि इस अर्थ पर पहले अर्थ की ओरिजिन हुई, अर्थ की ओरिजिन के बाद फिर क्या हुआ, उसमें ए सेलुलर माइक्रोब्स यानी ए सेलुलर लाइफ का ओरिजिन हुआ, डिसेंडिंग हुआ, जिसमें हम जिसको हम वायराइड्स या डीएनए या आरएनए बोले, बाद में वायरस में कन्वर्ट हुआ, वायरस से इसके बाद माइक्रोप्लाज्म में कन्वर्ट हुआ, माइक्रोप्लाज्म में साइनोबैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ, साइनोबैक्टीरिया से जो है कोएसरवेट्स यानी कोएसरवेट्स से साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया से क्या हुआ, फिर धीरे धीरे सिंगल सेल से यानी एक सिंगल सेल से कैसे ये जीव जो है आगे चल करके जो है वो मल्टी सेल में कैसे हुआ। कोई भी जीव इस धरती पर ए सिंगल क्या हुआ, पहले क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल से कैसे डेवलप करके क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल हुआ। यूकैरियोटिक सेल में कैसे कन्वर्ट हुआ, फिर धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल से ये यूकैरियोटिक सिंगल सेल से कैसे ये यूकैरियोटिक मल्टी सेल या सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट हुआ, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेन कैसे टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन मैंने ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गन लेवल के ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनिज्म, फिर कैसे कैसे ये सिंपल से क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स एंड ह्यूज बॉडी कैसे डेवलप की। इसी चीज की कहानी जो है हमारे डिफरेंट साइंटिस्टों की जुबानी जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, कैसे कैसे क्या कहा है, हमारी एनसीईआरटी क्या कर रही है, उसमें से मेन पॉइंट्स को मैं निकालने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आएगा, नोट्स बनाने में भी आपको सुविधा मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन के कॉन्सेप्ट को ले लें तो ये सब जो कुछ भी हुआ, ये सारी चीजें जो है नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी, यानी इस जीव में, इन सारे जीवों में इनसे इनका विकास वहां से शुरू हुआ। दरअसल इनको जीन के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था, डीएनए के फंक्शन के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, इसलिए इन्होंने इस चीज को क्या कहा कि जब सेल के मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में डिफरेंस आते हैं तो वहीं से इवोल्यूशन का जो स्टेप है, नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे क्या करें कि इवोल्यूशन इज फर्स्ट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है जिनका कि लाइफ स्पान शॉर्ट होता है, उनमें इवोल्यूशन की प्रोसेस जो है फास्ट दिखाई पड़ती है, और जो बड़े जीवन अवधि वाले जीव होते हैं जिनकी उम्र लंबी होती है, उनमें ये इवोल्यूशन की प्रोसेस धीमी होती है, स्लो होती है। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि जो शॉर्ट लाइफ वाले होते हैं उसमें लाइफ क्या होती है कि बार बार जो है जनरेशन टू जनरेशन चेंजिंग होती है, और इवोल्यूशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता है, वो
जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उससे नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट जो है जब जनरेशन चेंज होने लगता है, यानी जब गैमेटोजेनेसिस, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने के लिए जब गैमेटोजेनेसिस होती है, और गैमेटोजेनेसिस के समय जब क्या होता है, गैमेट्स का सेग्रीगेशन एंड फ्यूजन होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, उस समय इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है उस इंडिविजुअल पे पड़ता है, और वही क्या करता है, एक न्यू स्पीसीज के लिए क्या करता है, डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डायरेक्टेड होता है। तो वहां पर क्या होते हैं, ये हमने यहाँ पे क्या देखा, इवोल्यूशन का रेट। और आगे क्या कर रहे हैं कि एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड। डार्विन कह रहे हैं कि जो इवोल्यूशन में क्या होता है कि जब कोई भी जीव किसी प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूलित करने के लिए जब उस एडवर्स सिचुएशन को एडाप्ट करती है, यानी उस एडवर्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू अपने को चेंज करती है, तो वह जो उनकी एडेप्टिव एबिलिटी होती है वही क्या होती है, इनहेरिट हो जाती है, जीव में वही इनहेरिट हो जाती है। एंड इट हैज जेनेटिक बेसिस, यही जो है आनुवंशिकता का मूल आधार होता है। इसको लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेट वाले एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको जो है लीडरबर्ग ने प्रूव किया था, और ये वेरीफाइड है। आगे क्या लिखते हैं कि फिटनेस बाय नेचर इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी। अगर नेचर ने किसी भी एडाप्टेबिलिटी को क्या काम किया, सेलेक्ट कर लिया, यानी जब वह जीव क्या करता है, फिटनेस बाय नेचर, यदि नेचर के द्वारा वह जीव रिप्रोडक्शन करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वही क्या होता है, यही एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी एडॉप्ट्स एंड सिलेक्शन। यही जो एबिलिटी का एडाप्टेशन है वही क्या होता है, वही एडाप्टेशन होता है, और वही नेचुरल सिलेक्शन का फंडामेंटल बेस बनता है। डार्विन के टू की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विन थ्योरी आर, डार्विन के जो दो की कंसेप्ट थे वो क्या हैं, आइए इस पर हम लोग फोकस करते हैं। पहला था ब्रांचिंग डिसेंट कॉन्सेप्ट थ्योरी, और दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट थ्योरी में डार्विन कह रहे हैं कि कोई भी इवोल्यूशन जो होता है वो सेक्वेंशियल होता है। क्या होता है, सेक्वेंशियल होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप होता है, बीच में लिंकिंग ब्रेक नहीं करती। ये जो फॉसिल्स हैं वो सब जो अभी नहीं दिख रहे हैं वो क्या करते हैं, किसी किसी बीच के जीव के इवोल्यूशन को वो जो क्या करते हैं, वो फिजिकल उसके प्रूफ होते हैं। तो इस प्रकार से सेक्वेंशियल इवोल्यूशन, सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप होता है। दूसरी चीज इसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली इवोल्यूशन, सेक्वेंशियल होता है, धीरे धीरे होता है, और लगातार इवोल्यूशन की प्रोसेस चल रही है। फ्रॉम एन एंसेस्टर्स, किसी एक पूर्वज में जब कोई इवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हुआ, जनरेशन टू जनरेशन हुआ, धीरे धीरे हुआ, लगातार हुआ, तब जाकर के क्या हुआ, वो एंसेस्टर क्या करता है, वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के द्वारा क्या करता है, वो नई प्रजाति स्पेसिएशन को कॉज करता है, यानी न्यू स्पीसीज को बनाता है। ये जो है, ये डार्विन का जो है जो ब्रांचिंग डिसेंट कॉन्सेप्ट है उसके द्वारा ये बात बताई गई। और नेचुरल सिलेक्शन में क्या कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि जो एडाप्टिव एबिलिटी होती है ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एडाप्टिव एबिलिटी होती है वही क्या करता है, वो इवोल्यूशन का काज होती है। यानी एडवर्स सिचुएशन, उसके एडाप्टेशन के लिए जो भी जीव में क्षमता होती है वही एडाप्टिव एबिलिटी ही उसका जो है नेचुरल सिलेक्शन का कारण बनती है, इवोल्यूशन का कारण बनती है। और ब्रांचिंग थ्योरी में क्या कर रहे हैं कि ये जो इवोल्यूशन होता है वो सीक्वेंशियल होता है, स्लोली होता है, ग्रेजुअली होता है। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को यानी विकास की धारणा को समझाने में जो सबसे पहले फ्रेंच बायोलॉजिस्ट आए वो कौन थे, वो लैमार्क थे, फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे लैमार्क। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, यही लैमार्क ही सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में अपने कॉन्सेप्ट को रखा। ये अलग बात है कि उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कोई भी, सबसे पहले की बात थी, इसके बाद डार्विन वगैरह आए हैं, तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि किसी भी जीव में जो इवोल्यूशन होता है वो इवोल्यूशन, वह जीव अपने जिस ऑर्गन
को बार बार यूज करता है तो क्या होती है, वो स्ट्रांग होती है और वही जो करेक्टर होता है, वही ट्रेट करेक्टर क्या होता है, वही इनहेरिट हो जाता है और जाकर के नेक्स्ट न्यू जनरेशन बन जाती है। इन्होंने अपने एग्जाम्पल में लोहार का एग्जाम्पल दिया था कि लोहार बार बार घन चलाता है, घन चलाने से उसके जो है बाहु जो है वो डोले बन जाते हैं और वो जो है वो मजबूत हो जाता है। इस प्रकार से यही लक्षण जब वंशागत हो जाते होंगे तो अगली पीढ़ी में ऑटोमेटिक वो स्ट्रांग भुजाओं वाले जो है लोहार पैदा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में क्या देखा गया, बीजमैन जो कम उम्र में इस दुनिया से चल बसे वो बहुत ही होनहार थे। इन्होंने इस लेमार्क की थ्योरी को रिजेक्ट किया, यह कहते हुए कि लोहार का बच्चा सेम वैसा ही नहीं पैदा होता जैसा कि लोहार मरते समय होता है। ठीक है, उसकी भुजाएं मजबूत होती हैं लेकिन बच्चा नॉर्मल पैदा होता है। उन्होंने चूहों की पूंछ को काट करके 40 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ को काट करके ये साबित किया कि चूहे पैदा होते उनकी मैं पूंछ काट देता था, ये उनके लिए उपयोगी नहीं रहा, फिर भी उसमें जो है पूंछें क्यों आ जाती थी। तो इस प्रकार से इनकी थियरी रिजेक्ट हो गई थी बीजमैन के द्वारा। और लेकिन उन्होंने कहा क्या, इन्होंने ये कहा कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। और यही थ्योरी क्या होती है, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन्स आर एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ ऑर्गन्स, इनहेरिटेबल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ध्यान रखिएगा, इनकी थ्योरी को दो नामों से जाना जाता है, यूज एंड डिसयूज प्रिंसिपल, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन्स प्रिंसिपल, और इसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। अगला पेज हम लोग देखें तो ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है, जो इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, द स्टोरी, हाँ, इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की थ्योरी में एनसीईआरटी ने एक और भी जादू वाला पॉइंट यहाँ पर बाउंस किया है। क्या कहते हैं कि ये जो इवोल्यूशन है, जरा बताने का आप लोग प्रयास करें भाई, अभी तक तो यह रहस्य सुलझ नहीं पाया है, तो जरा आप लोग बताने का प्रयास करें, ये जो जीवों का विकास धरती पर हुआ है, यह विकास की प्रक्रिया का परिणाम है या विकास की प्रक्रिया है? द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज इट रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन और इट इज ओनली इवोल्यूशन? कहने का मतलब क्या है, तो इस एनसीईआरटी में जो धीरे सी बात संक्षिप्त दिया गया है, जहां जिस तथ्य तक पहुंच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये क्या है, ये तो इवोल्यूशन का रिजल्ट है, ये इवोल्यूशन का रिजल्ट है और यही नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा क्या है, यही इवोल्यूशन का रिजल्ट है। और नेचुरल सिलेक्शन भी क्या है, नेचुरल इवोल्यूशन का रिजल्ट है। बट द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की कहानी, ये जो दुनिया की कहानी है, इसको यदि हम इस पूरे संसार की कहानी समझने लगे तो वो क्या होता है, वो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है। तो क्या आंसर निकला, स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड इज प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड व्हाइल स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो आइए, जब हमारी एनसीईआरटी संक्षिप्त में करके कट मार रही है तो हम इसमें क्यों उलझे, हाँ, जब हम उस लायक होंगे तो आप इसको प्रूव करेंगे, जरूर आपके नाम की शोहरत होगी और टाइपिंग करने वालों में मैं भी होऊंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं कि बट टिल डेट इट इज नॉट क्लियर व्हेदर इवोल्यूशन इज प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। ओके, थैंक यू। अब लास्ट कंसेप्ट इसमें आता है कि आखिर इवोल्यूशन का कॉज क्या है, इस इवोल्यूशन के पीछे मिस्ट्री क्या है, इसको किसी ने बताया नहीं। इसको बताने के लिए एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हुए हैं, थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस ने क्या किया था, जो किसी भी कम्युनिटी में जो लिविंग्स होते हैं उसके पॉपुलेशन पर उन्होंने एक एसे लिखा था और उस एसे में उन्होंने बताया कि हाँ, ये कहा गया कि इन्होंने वर्क ऑन ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन अंडर इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण वातावरण के प्रभाव में रह करके किसी भी कम्युनिटी, किसी भी
एरिया, लार्ज एरिया में जो जीवों का जो पॉपुलेशन होता है उस पर उन्होंने काम किया। और क्या दिया, उन्होंने कहा कि बोथ वेयर मोटिवेटेड। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या हुआ है, कॉन्सेप्ट बात तो ये हुआ है, लेकिन ये इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, इनका कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ये एक ह्यूज एरिया है, इसमें कोई एक स्पीसीज क्या कर रही है, इसमें रह रही है। मान लीजिए ये ए नाम की स्पीसीज है जो यहाँ पर ये इस एरिया में रह रही है। तो इसका एनवायरनमेंट के इफेक्ट में रहते हुए इसका जो पॉपुलेशन होता है इस एरिया में, इसके लिए जो भी नेचर का फूड न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, वो मैथमेटिकल रेट से ग्रो करता है, अर्थमेटिक रेट से ग्रो करता है। जबकि पॉपुलेशन में जितने भी यहाँ इंडिविजुअल हैं ये सब के सब यदि रिप्रोड्यूस करें, ये सब के सब अगर इनको फैसिलिटी मिले अपनी संतान उत्पन्न करने के लिए, तो अगर ये अपनी संतानों को उत्पन्न करेंगे तो इनकी ग्रोथ क्या होगी, एक्सपोंटेनियस होगी। कैसी ग्रोथ होगी, इसमें जो फूड होगा, फूड का ग्रोथ कैसा होगा, अर्थमेटिक होगा। इनमें अर्थमेटिक ग्रोथ होता है। जबकि यहां जो पॉपुलेशन है अगर इनका ग्रोथ हो, इनकी ग्रोथ क्या होती है, इनकी ग्रोथ क्या होती है, एक्सपोनेंशियल होती है। इनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। अब प्रश्न यह है कि इनकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, इनमें जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, फिर भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने के बावजूद भी इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। इनकी पॉपुलेशन कांस्टेंट होती है। इसके पीछे कारण क्या है, पॉपुलेशन कांस्टेंट क्यों होती है? यही विचारधारा अल्फ्रेड वेलेस और चार्ल्स डार्विन दोनों को प्रभावित की, क्योंकि डार्विन भी और अल्फ्रेड वेलेस भी डिफरेंट प्रकार के अपने सी वोगस के दौरान डिफरेंट प्रकार के कॉन्सेप्ट को उन्होंने कलेक्ट रखा था, फैक्ट उनके पास थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वास्तव में ये इवोल्यूशन का सीक्वेंस क्या है, प्रोसेस क्या है, कौन सा फैक्टर है जो इस इवोल्यूशन को, नेचुरल सिलेक्शन को अफेक्ट करता है और वो कैसे होता है। इस बात को जानने के लिए वो हैरान थे। लेकिन संजोग था कि थॉमस माल्थस के कॉन्सेप्ट ने उनको एक दिशा दे दी, जिसकी वजह से वो अपनी थीसिस को एक्सप्लेन करने में सफल हो सके। तो आइए जरा देखते हैं कि इनकी थीसिस क्या है। वही बात थॉमस माल्थस क्या कहते हैं, थॉमस माल्थस ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। क्या कहते हैं कि गणितीय रूप से अगर किसी एरिया का फूड न्यूट्रिशन क्या है, फिक्स है, वो ग्रेजुअल रेट से बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अर्थमेटिक ग्रोथ का मतलब स्लो ग्रोथ होता है। जैसे मान लीजिए इस टाइम के साथ यहाँ का जो, अगर यहाँ पे न्यूट्रिशन को दिखाएं यानी फूड दिखाएं, इस ग्राफ पर हम अगर फूड को दिखाएं, अगर यहाँ पे फूड ग्राफ दिख रहा है तो ये इस टाइम पर फूड की अवेलेबिलिटी ये हुई, इस टाइम पर फूड की अवेलेबिलिटी ये हुई, ठीक है। या यहाँ पे देखिए इस टाइम पर फूड जो है यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यानी समय के बढ़ने के साथ साथ फूड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एनवायरनमेंट में बढ़ते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस जीव में, लेकिन धरती पर जो पैदा होने वाला कोई भी जीव है, कोई इंडिविजुअल है, उसमें अगर हर कोई क्या काम करे, ग्रोथ करें, तो हर कोई ग्रोथ करें तो उसमें क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, कम से कम समय में मैक्सिमम ग्रोथ होगा। वही पहला पॉइंट कह रहे हैं कि अगर नेचुरली, अगर वास्तव में आइडियली या आदर्श रूप में अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। थियोरेटिकल पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली,
थियरी के हिसाब से जो पॉपुलेशन की साइज होगी किसी ने की वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। कब? जब एवरी इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, ठीक है। बट लेकिन उन्होंने देखा क्या? उन्होंने ये देखा कि पॉपुलेशन साइज इज रियल इन रियलिटी आर लिमिटेड। क्यों लिमिटेड होते हैं? ड्यू टू लिमिटिंग फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिमिटिंग फैक्टर क्या होंगे? इन्वायरमेंट के लिमिटिंग फैक्टर हैं फूड की अवेलेबिलिटी। फूड अगर उनको समुचित ढंग से मिलेगा, नहीं मिलता है, इसलिए उनकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। जो प्रेडेटर्स होते हैं इनको मारने वाले, उनका प्रेशर उनके पॉपुलेशन को क्या करता है? मिनिमाइज कर देता है। फूड अवेलेबिलिटी में कमी होने की वजह से जो सिकनेस आती है, बीमारी होती है, तो डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन घट जाती है। और एडवर्स क्लाइमेटिक सिचुएशन, यानी जिस क्लाइमेटिक सिचुएशन में वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो क्लाइमेट का जनरेट कर देना उनके पॉपुलेशन को क्या करता है? डिग्रोथ कराता रहता है, मिनिमाइज करता रहता है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी एरिया में फूड न्यूट्रिशन के क्या होते हैं? एक अर्थमेटिकली ग्रो करने के बावजूद भी उनका जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर पाता है। लॉजिस्टिक थ्योरी अगर देखें तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक ऑर्गेनिज्म है, यहां से ग्रो करना शुरू हुआ, यहां फूड जितना पर्याप्त था उस फूड को लेकर के इसने ग्रो किया। ग्रो करने के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। आगे बढ़ते ही एक ऐसी कंडीशन आ गई जबकि ये फूड लाइन जितनी फूड की अवेलेबिलिटी थी वो क्या हुआ? वो उसके लिए अब पर्याप्त नहीं है, यानी फूड स्ट्रगल फॉर न्यूट्रिशन शुरू हो गया, भोजन के लिए संघर्ष शुरू हो गया। भोजन के लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा तो ये जो ग्रोथ है ऑर्गेनिज्म का, ये आगे चल के ग्राफ क्या करेगा? ये फिर क्या करेगा? वो टर्न अप हो जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा, इतना टर्न अप हो जाएगा, इतना ज्यादा डिग्रोथ कर जाएगा ये पॉपुलेशन कि उनके लिए फिर भोजन क्या होगा? पर्याप्त मात्रा में सुलभ हो जाएगी। जब भोजन पर्याप्त मात्रा में सुलभ हो जाएगी तो फिर ये क्या काम करेंगे? ये फिर ग्रोथ करना शुरू करेंगे, फिर ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ करते करते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, इन्वायरमेंट कह देगा भैया अब इतने लोग, आप ज्यादा, इतने ज्यादा लोग आप लोग हो गए कि अब आपके लिए मेरे पास भोजन नहीं है। तो क्या होगा? फिर इनका जो ग्राफ क्या करेगा? वो स्लो होने लगेगा और इसके बाद ये डिग्रोथ को चले जाएंगे। फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वहां पर इतने कम हो जाएंगे कि एनवायरमेंट में, नेचर में उनके लिए पर्याप्त भोजन सामग्री होगा। यानी भोजन तो अपना एक कांस्टेंट वे में बढ़ रहा है, इनकी पॉपुलेशन ही डिपेंडिंग ऑन फूड कभी ग्रो करेगी। जब इनके लिमिट से ज्यादा भोजन उपलब्ध नहीं होगा इनकी आवश्यकता के अनुरूप, इनमें स्ट्रगल शुरू होगा, इनकी पॉपुलेशन डिग्रोथ करेगी। ये क्या करेंगे? ये फूड की अवेलेबिलिटी से जो है जूझेंगे, ये प्रेडेटर के प्रेशर से जूझेंगे, ये डिजीज से जूझेंगे या एडवर्स सिचुएशन से जूझेंगे, और दोस्ते क्या होगा? ये सब मरते जाएंगे। अंत में इनकी पॉपुलेशन साइज जो है क्या हो जाएगी? विलो हो जाएगी। इस प्रकार से जो पॉपुलेशन में ग्रोथ और डीग्रोथ होता रहता है किसी एनवायरनमेंट में रह करके, वो हमेशा क्या होता है? पॉपुलेशन क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। यही हैरान करने वाली बात थी, ये थॉमस माल्थस ने यही कंसेप्ट दिया कि अब इनके थ्योरी क्या कर रही है। इस थ्योरी का परिणाम क्या हुआ? इस थ्योरी की वजह से इन थ्योरी रिजल्ट क्या है? रिजल्ट्स इन्फ्लुएंसेस डार्विन। इस थ्योरी ने डार्विन को प्रभावित किया और क्या कहे? दैट वेरिएशन व्हिच आर इनहेरिटेबल एंड व्हिच मेक resources utilization better for few will enable only those to reproduce and will leave more progeny। कहने का मतलब क्या हुआ? डार्विन की ये थॉमस माल्थस के कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर के डार्विन ने यही कहा कि भाई इस नेचर में जो फूड अवेलेबिलिटी है, जब तक किसी इवोल्यूट करने वाले, विकसित होने वाले, नो डाउट इस दुनिया में जितने जीव हैं वो ओवर प्रोडक्शन करेंगे, अत्यधिक संतान बनेगी। संतानें क्या करेंगे? जब तक उनके पास फूड
नेचर उनको प्रोवाइड करता रहेगा, तब तक वो ग्रो करते रहेंगे, तब तक ग्रो करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि नेचर कह देगा कि भैया अब आपके लिए मेरे पास भोजन नहीं है। तो क्या होगा, जब भोजन का न होना यह स्ट्रगल क्रिएट कर देगा, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर फूड, स्ट्रगल फॉर प्रेडेटर्स प्रेशर, स्ट्रगल फॉर डिजीज, स्ट्रगल फॉर एडवर्स क्लाइमेटिक सिचुएशन शुरू हो जाएगा। जो ओवरऑल सब मिला करके क्या होगा, वो क्या होगा, वो नेचर का चैलेंज होगा उस जीव के लिए, जो उसको क्या करेगा, चैलेंज करेगा। बच्चों अब आप अपने में अंदर एडाप्टेबिलिटी, इस तरह के रिस्पॉन्सेस के को अगर आप एडाप्ट कर लेते हैं तो आपको बढ़ने का चांस मिलेगा। आपके लिए भोजन मेरे पास है, अदरवाइज यू डाई एंड लूज योर पॉपुलेशन। तो क्या होगा, बाद में क्या होगा, जब ये मरने लगेंगे, ये बहुत बढ़ रहे थे, बढ़ने के बाद मरना शुरू किए, फिर कंडीशन आ गई और लौट के बुद्धू घर को आए। जब लौट के बुद्धू घर को आए तो क्या हुआ, नेचर ने कहा नहीं घबराओ मत, अब तुम लोग अनुकूलित हो गए हो, अनुकूलित हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारे लिए मेरे पास फिर से मरो मत, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और फिर से तुम्हारे लिए मेरे पास भोज्य सामग्री उपलब्ध है, उसको लो और लेकर के अपना ग्रोथ करो। तो इस प्रकार से वो ग्रोथ करते जाते हैं। यही फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स लगातार नेचर में बना रहता है। यही वजह है कि जिसकी वजह से थॉमस माल्थस ये कह सके कि यही कारण है जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन किसी एरिया में कांस्टेंट बनी रहती है। यद्यप उनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी होती है, यद्यप नेचर में अर्थमेटिकल फूड रिसोर्सेज के ग्रो करने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन इन सब के अधीन रहते हुए उसमें डार्विन इस कंसेप्ट पर पहुंच गए कि यही तो कारण है जो नेचर का चैलेंज होता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है कि वो एडाप्ट करे व्हाट फॉर व्हाट, टू सर्वाइव। अगर एडाप्ट कर गया तो नेचर अगर एडाप्ट कर गया और एडाप्टेशन उसका इस ढंग से है कि वो ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं सफर कर सकता, वो इजिली ब्रीडिंग कर सकता है, तब तो वो क्या हुआ, फिट फॉर नेचर हो गया, और फिट फॉर नेचर हो गया तो सेलेक्ट हो गया। अब उसको जीने की बिंदास व्यवस्था है, ठीक है, जियो जियो जियो, और जीते जीते फिर अगर यहाँ पहुंच जाओगे, इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर लिया कि नेचर के पास फिर अगर फूड की प्रॉब्लम क्राइसिस आ जाएगी तो आपको फिर मरना पड़ेगा, अपनी पॉपुलेशन को डिग्रोथ कराना पड़ेगा और आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यह मिक्सिंग कॉन्सेप्ट है जिसने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया अपने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को देने के लिए। तो उसके प्रणेता, उसके प्रोवाइडर तो थॉमस माल्थस हैं। जय हो थॉमस माल्थस बाबा, आपको कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने क्या किया, अल्फ्रेड वेलेस और डार्विन दोनों को दिशा दी। कहा बेटा तुम लोग इस ढंग से अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाओ। अब बेटा इस कॉन्सेप्ट को खत्म होने के बाद अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मैकेनिज्म इवोल्यूशन क्या है, यानी इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इन सिंपल अगर हम देखें तो इवोल्यूशन के लिए 3 बायोलॉजिस्ट का जो है कॉन्सेप्ट है मेंडल का। मेंडल कहते हैं कि जो इनहेरिटेबल फैक्टर्स होते हैं, ये इनहेरिटेबल फैक्टर्स ही क्या होते हैं, ये इवोल्यूशन को काज करते हैं। एक्चुअली मेंडल ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी थी, डोमिनेटिव रेसेसिव ट्रेट्स के बारे में बता दिया, ये भी बता दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तमाम सारी चीज़ों के बारे में इन नियम को देने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्य था कि इनको जो है जीन के बारे में नहीं पता था, इनको इस सब कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं मालूम था, जिसकी वजह से जितनी जानकारी थी उस जानकारी के हिसाब से उन्होंने जितना किया ठीक ही किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवोल्यूशन के बारे में डार्विन क्या कहते हैं, डार्विन की थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो डार्विन महोदय कह रहे हैं कि स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस बाय नेचुरल सिलेक्शन काजेस इवोल्यूशन, यानी इस प्रकृति में किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उसमें नेचर के इन्फ्लुएंस में रहते हुए उसमें जो स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं वही क्या होते हैं, इवोल्यूशन को काज करते हैं। यानी कौन सा इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के कारण बनते हैं। लेकिन सबसे नया कॉन्सेप्ट आ गया ह्यूगो डी व्रीज, हॉलैंड के बायोलॉजिस्ट ह्यूगो डी व्रीज, जिन्होंने एक नई धारा का प्रवाह कर दिया इस कहां पर, इस इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। उन्होंने क्या कहा, म्यूटेशन इज अ कॉज ऑफ स्पेसिएशन मींस इवोल्यूशन, हेंस इट इज कॉल्ड साल्टेशन।
ह्यूगो डुब्रिज ने कहा कि ना ना ना, ओ मेंडल, ओ डार्विन साहब, ये जो इवोल्यूशन है वो स्लोली ग्रेजुअली चलने वाली चीज नहीं है, गदा डिस्कुंडूम ऐसा कुछ नहीं। इन ए सिंगल स्टेप ह्यूज चेंज, लार्ज स्टेप के चेंजेस, छोटे से छोटी बात में माइक्रो म्यूटेशन, माइक्रो चेंजिंग इन लिविंग जीन क्या करता है, उसमें बड़ी से बड़ी परिवर्तन ला देता है। और यही जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन ही क्या होता है, इवोल्यूशन का मेन फैक्टर है, मेन कारण है। अब प्रश्न ये हुआ कि यदि ह्यूगो डुब्रिज का कॉन्सेप्ट सही है तो डार्विन का क्या है, डार्विन का सही है तो ह्यूगो डुब्रिज को क्या कहेंगे। ओवरऑल झगड़े को समाप्त करने के लिए सभी बायोलॉजिस्टों ने कहा कि नहीं भैया दोनों सही हैं, और दोनों के सही होने के साथ साथ ये जो नया कॉन्सेप्ट आएगा वो होगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है भैया डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन, जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन इज काज्ड बाय डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, दूसरी चीज क्या कहती है, यह इवोल्यूशन क्या है, यह इवोल्यूशन ह्यूगो डुब्रिज के caused by म्यूटेशन या साल्टेशन थ्योरी। ये भी सही है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये रिकॉम्बिनेशन, इवोल्यूशन इज काज्ड बाय रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। चौथा क्या कहते हैं कि इवोल्यूशन इज काज्ड बाय जीन फ्लो। एंड पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है, इवोल्यूशन इज काज्ड बाय जीन ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट क्या है बाबू, इस ड्रिफ्ट के बारे में हम लोग जो है वो हार्डी-विनबर्ग के एक्सपेरिमेंट में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को जो है आज उपलब्ध हुए हैं। इसको आप कायदे से पढ़िए, देखिए, समझिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्डी-विनबर्ग के एक्सपेरिमेंट को याद करेंगे, जिसमें ये क्या कहते हैं कि ये जो इनका थॉमस माल्थस का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से बात फिर शुरू होगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट की कॉन्सेप्ट वहां क्लियर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको छोड़ते हैं हम लोग, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। यस डियर स्टूडेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड बी पोटेंट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू, वेरी गुड, बाय। Thank you.